हेलो एवरीवन, मेरा नाम जसवंत है। वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर सेकंड है हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। इसमें डिटेल में देखें किस तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं के कारण भारत में आर्थिक स्थिति किस तरीके से सुधरी और पंचवर्षीय योजनाओं का क्या योगदान रहा भारत की अर्थव्यवस्था में, उसको भी देखेंगे। उससे पहले आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। ये हमारा 12th ESP न्यू ग्रुप है। इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। इसमें आप अपने आप को जरूर जोड़ें। सो लेट्स स्टार्ट। आर्थिक नियोजन क्या है, मतलब किस तरीके से भारत में नीतियाँ बनाई गई। क्योंकि हम जानते हैं जब 1947 में भारत आज़ाद होता है, उसके बाद हमें सभी क्षेत्रों में विकास करने की ज़रूरत थी। क्योंकि हमारे सारे के सारे जो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, सबको नष्ट कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। इसी वजह से हमें आगे बढ़ना है, आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है अपने देश की। इसी वजह से हमें क्या करना है, पंचवर्षीय योजनाएं जैसी नीतियों को अपने देश में लागू करना है। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का मतलब क्या है, जो राष्ट्र के हित में है। ठीक है, जो किसके हित में है? राष्ट्र के हित में है, उनको आप राष्ट्रीय प्राथमिकता कहते हो। जो राष्ट्र के हित में है के अनुसार विभिन्न विकास की गतिविधियों में देश के संसाधनों का उपयोग करना, मतलब बहुत सी ऐसी गतिविधि होती हैं जिसमें देश को विकास करना होता है। उन सभी गतिविधियों में संसाधनों का आवंटन समान रूप से किया जाए, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी उस संसाधन का कुछ हिस्सा पहुंचे, ताकि उसकी भी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो सके। ठीक है, संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना ताकि सभी लोगों तक संसाधनों का आवंटन हो सके और सभी लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। इस तरीके का आवंटन सरकार के द्वारा करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं या नियोजन है, ठीक है, वो किस तरीके से आया और उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, तो आर्थिक योजना शब्द का उपयोग सरकार की दीर्घकालिक योजनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो सरकार है वो पहले से ही क्या करती, सोच के रखती है कि आज से 5 साल बाद और 10 साल बाद देश को कहाँ देखना है, अपने संसाधनों को किस तरीके से विकसित करना है, रोजगार के साधन को किस तरीके से विकसित करना है, और जो आपकी वर्कफोर्स है यानी कि जो आपके लोग हैं उसको किस तरीके से तैयार करना है ताकि भविष्य में वो सफल बन सकें या फिर उनको रोजगार उपलब्ध हो सके। तो देखने को मिलता है भारत में आर्थिक नियोजन वर्ष 1950 में, यानी कि 1950 के बाद ही प्रभाव में आता है और इसको पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है, ताकि जो विकास की जो रफ्तार है उसको और अच्छे से बढ़ाया जा सके। ठीक है, जब इसे देश के आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक समझा गया, जब इसको देश के लिए महत्वपूर्ण समझा गया, तब इसको क्या किया गया, पूरे देश में पहुंचाया गया या पूरे देश में स्प्रेड कर दिया गया। देखने को मिलता है ये जो प्रोग्राम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रभाव में लाया गया, जिसे हम केंद्रीय सरकार भी कहते हैं। अब है भारत में योजना के लक्ष्य। ठीक है, योजना के लक्ष्य पहला आता है आपका दीर्घकालिक लक्ष्य। क्या है? दीर्घकालिक में 20 वर्षों की अवधि में प्राप्त किए जाने वाले, मतलब 20 वर्षों में आप देश में संसाधनों को कितना विकसित करेंगे उसके ऊपर बात करी जा रही है। ठीक है, कितना विकसित करेंगे आप। और 5 वर्ष यानी कि अल्प अवधि, 5 वर्षों की अवधि में प्राप्त किए जाने वाले, मतलब 5 साल में जो किए जाएंगे वो अल्प अवधि हैं, 20 वर्षों में जो किए जाएंगे वो दीर्घ अवधि हैं। ठीक है, अब आता है भारत में नियोजन की आवश्यकता, मतलब क्यों भारत में योजनाओं की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं योजनाओं की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि देश आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सके। ठीक है ना, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, देश में रोजगार के साधन उपलब्ध हों, गरीबी कम हो। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही बोल सकते हो इम्पोर्टेंट रोल हैं जो आपको निभाने पड़ते हैं एक सरकार होने के नाते। इसी वजह से भारत में नियोजन आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में पिछड़ेपन और ठहराव के कारण इससे आपूर्ति और मांग की बजाय शक्तियों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता था। कहने का मतलब ये है कि एक 1947 में आप तुरंत आज़ाद हुए हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से जो आपका पूरा का पूरा देश है उसमें सरकार की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। इसी वजह से जो आपकी डिमांड और सप्लाई है या फिर जो आपकी आपूर्ति और मांग है उसमें लोगों को ना पिसना पड़े, इसी वजह से सरकार उनको क्या करे, एक तरीके से रेगुलेट करे या फिर उनको उनके साथ खड़ी रहे। क्योंकि
अगर ऐसा नहीं होगा तो जो देश के आपके लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है, इसी वजह से। फिर आता है नेक्स्ट आपका, ताकि समृद्धि और विकास के लिए रास्ता बनाया जा सके। किस तरीके से समृद्धि होगी, किस तरीके से विकास किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हो विकास अगर आप कर पाएंगे तभी लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब भारत आज़ाद होता है तो बहुत ज़्यादा गरीबी होती है। सरकार का मुख्य काम क्या होता है, कृषि पर जो लोग आश्रित हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, ताकि जो गरीबी रेखा है उसमें से लोगों को उठाया जा सके, ठीक है। फिर आता है आपका, सरकार द्वारा समर्थित एक भारी निवेश आवश्यक था। कहने का मतलब है सरकार सभी चीज़ों को फंड करे, ताकि जो लोग हैं वो सही तरीके से अपने जो लघु उद्योग हैं, चाहे कुटीर उद्योग हैं, चाहे उनकी दुकान है, चाहे कृषि है, उसको सही तरीके से चला पाए, ताकि उसमें जो रोज़गार के साधन है वो और ज़्यादा उपलब्ध हों और प्रति व्यक्ति आय बढ़े आपकी, ठीक है। अब आता है आपका, भारत में आर्थिक प्रणाली और योजना, मतलब आर्थिक प्रणाली को किस तरीके से बेहतर करना है और उसमें योजनाओं की भूमिका क्या रही उसके बारे में बात कर रहे हैं। भारत में योजना आर्थिक प्रणाली की पसंद से निकटता से जुड़ी हुई थी। यह देश में आर्थिक व्यवस्था का संदर्भ देती है। पहला आता है आपका उत्पादन की प्रणाली। पहला आता है आपका उत्पादन की प्रणाली किस तरीके से काम करेगी, ठीक है। उत्पादन में क्या है, क्या उत्पादन किया जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर निकल के आता है आपका, उत्पादन कहाँ हो रहा है, कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा उसके ऊपर बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। दूसरा आता है संसाधनों का आवंटन, ठीक है। संसाधनों का आवंटन सभी लोगों में बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के पास 100 हेक्टेयर ज़मीन है और किसी के पास सिर्फ 1 हेक्टेयर ज़मीन है। तो कहने का मतलब क्या, संसाधनों का अगर उचित रूप से आवंटन किया जाएगा तो जो आपकी पूरा का पूरा समाज है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, इक्वालिटी देखने को मिलेगी, बराबरी देखने को मिलेगी, और इससे क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है आपका, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की प्रणाली। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो सेवाएं हैं और जो वस्तुएं हैं उनका वितरण भी सही मायने में किया जाना चाहिए, सही प्रकार से किया जाना चाहिए, ताकि जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो सुधरे और उसका जो विकास दर है वो बढ़ती चली जाए। अब आता है आपका, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला आता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर आता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, फिर आता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है यहाँ पे जो आपके प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जैसे कि आपकी एमएनसीज होती हैं, ठीक है ना, बोलते हैं ना एमएनसीज जो होती हैं, एमएनसीज जो आपकी होती हैं इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये भी देखा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का जो रोल है वो कम होता है, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनका रोल ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये भी देखा जाता है जो एमएनसीज होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देती हैं, जिसकी वजह से जो जिस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाता है, ज़्यादा अच्छे से क्या करता है, आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके देश में निवेश ज़्यादा आता है, ठीक है। फिर आता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें सभी की सभी चीज़ें जो होती हैं आपकी, चाहे कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, उसको कौन चलाएगा, सरकार चलाएगी, ठीक है। इसमें सरकार चलाती है, और या फिर समाज का कोई समूह चलाता है। सभी लोगों की भागीदारी इसमें देखी जाती है, ठीक है। समाजवादी यानी समाज की भागीदारी इसमें होती है, सभी लोगों को बराबर रख के विकास करने की कोशिश की जाती है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोनों के लक्षण विद्यमान मिलेंगे। और इस तरीके की जो अर्थव्यवस्था है इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो देश निकल के आता है वो भारत है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा क्या किया गया, प्रमोट किया गया है, ठीक है। अब आता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होता है। लाभ को अधिकतम करना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना इनका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। और ये जनरली क्या करते हैं, जिस तरीके की डिमांड होती है उसी तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं, ताकि किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके, ठीक है। अब आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं इनकी क्या होती है। तो पहला आता है निजी स्वामित्व। निजी स्वामित्व का मतलब क्या है, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके जो मालिक होते हैं या फिर उनको सीईओज जो होते हैं वही निर्णय लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लें टेस्ला का, तो उसमें एलॉन मस्क एक तरीके से
जो उसके मालिक हैं उनकी चलेगी, ठीक है। जो रिलायंस है उसमें जो मुकेश अंबानी है उनकी चलेगी। तो जनरली क्या है, निजी स्वामित्व वाली कंपनी है जिनमें किनकी चलती है, इनके मालिकों या फिर इनकी सीईओज की चलती हैं, या फिर जो इनका पूरा का पूरा मैनेजिंग स्टाफ होता है वो चीज़ों को संभालता है। अब दूसरा पॉइंट आता है आपका लाभ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को कमाना, ठीक है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को कमाना और उसी प्रकार की चीज़ों का उत्पादन करना जिसकी मार्केट में डिमांड होती है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास, केवल उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिन्हें घरेलू बाजार या विदेशी बाजार में लाभ पर बेचा जा सके। यानी कि जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट हो चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो, दोनों में बड़ी आसानी से और अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्हीं चीज़ों का आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो। इसको आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हो। अब क्या है, चौथा आता है आपका, वस्तुओं का वितरण व्यक्तियों की क्रय क्षमता के आधार पर होता है। मतलब कौन कितनी चीज़ों को खरीद सकता है, मतलब पूरी की पूरी मार्केट की डीप स्टडी की जाती है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, सरकार की भूमिका मुख्य रूप से देश के कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा के रख रखाव तक ही सीमित होती है। यानी कि सरकार की इतनी भूमिका नहीं होती है कि आप बनाएंगे और किस तरीके से आप उसे बेचेंगे, क्या आपका जो प्राइस है वो क्या सेट रहेगा, उन सब के बारे में सरकार इतनी ध्यान नहीं देती। सारा का सारा काम कौन करता है, उनके जो ओनर होते हैं या फिर सीईओज होते हैं या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो चीज़ों को डिसाइड करते हैं। आगे चलते हैं, अब इनके गुण और दोष देख लेते हैं, ठीक है। गुण और दोष क्या है, तो इस प्रणाली का प्रमुख जो गुण यह है कि यह स्वयं हित को बढ़ावा देती है, यानी खुद के फायदे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी किस तरीके से मल्टी बिलियनियर बना जा सकता है, यानी खुद को किस तरीके से रिच बनाया जा सकता है या फिर खुद की कंपनी को किस तरीके से ऊपर उठाया जा सकता है, ठीक है। उसके हित, कंपनी के हित में करने के लिए आप सभी प्रकार के जो काम है वो करेंगे। अब दूसरा आता है आपके पास, मुनाफे को अधिकतम किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को गेन करना है। और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को, जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी इससे आगे बढ़ती है, क्योंकि लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। और हम जानते हैं जब लोगों के पास रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। आप गुण देख लिए, अब दोष देखते हैं। दोष क्या क्या है इसके, पहला है आपका, पहला आता है, इस प्रणाली का प्रमुख दोष यह है कि यह समाज के सामूहिक हित की उपेक्षा करता है। मतलब समाज के लिए क्या अच्छा है उसके बारे में नहीं सोचता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की एडवर्टीजमेंट हो जाती है इसमें, मतलब ये नहीं सोचते हैं कि समाज के ऊपर किस तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में नहीं, समाज के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचते हैं। दूसरा आता है आपका, केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो उच्च लाभ पर बेची जाती हैं, ठीक है। अब आता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार या समूह या सार्वजनिक स्वामित्व होता है। समाज कल्याण को अधिकतम करना प्रमुख उद्देश्य है। कहने का मतलब क्या है, समाज के जितने भी लोग हों उनको एक साथ लेकर चलने की कोशिश होती है, ठीक है। समाज में जितने भी लोग हैं उन सभी को एक साथ लेने की एक साथ लेकर चलना है आपको, और सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, एक बहुत अमीर है तो एक बहुत गरीब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आप समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हो। अब आता है आपके पास समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहला आता है आपका, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उत्पादन के साधनों पर जो पूरा का पूरा है किस तरीके से किया जाएगा, जो उत्पादन का जो शासन रहेगा उसमें सरकार की काफ़ी भूमिका मानी जाती है, ठीक है। तो उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण रूप से समाज का स्वामित्व होता है और उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व होता है। यहाँ कोई निजी संपत्ति नहीं होती, यहाँ पर निजी संपत्ति नहीं होती, सभी की सभी सरकार या समूह के नियंत्रित में होती है। उत्पादन के साधनों का उपयोग इस ढंग से किया जाता है कि सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके। मतलब समाज को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, फ़ायदा पहुंचाना है, किसी इंडिविजुअल के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा समाज को आपको फ़ायदा पहुंचाना है इसमें। तीसरा आता है आपका, उत्पादन की प्रक्रिया में अक्सर की भागीदारी होती है, ठीक है ना। उत्पादन की प्रक्रिया में सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। सरकार की भूमिका केवल कानून एवं
व्यवस्था तक, सुरक्षा तक ही सीमित नहीं होती। यानी कि इसमें क्या होती है, सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, आप क्या बनाएंगे, किस दाम पर बेचेंगे, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज उसको खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा, उसका सबका ध्यान सरकार यहाँ पर रखती है। यहाँ पे डीमेरिट, मेरिट और डीमेरिट लिखे हुए हैं, गुण और दोष ही है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब आपका वेयर माय पेन गॉन, हाँ ये रहा, इसका गुण है और ये आपके दोष हैं। तो पहला पढ़ रहा हूँ आपका, समाजवादी अर्थव्यवस्था आय के वितरण में समानता प्रदान करती है, यानी समानता प्रदान करती है ये। ठीक है, और ये क्या है आपका, उपभोक्ता संप्रभुता का नुकसान होता है, यानी कि जो उपभोक्ता यानी कि हम लोग हैं, आप लोग हैं, इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा नहीं होंगे तो आपका नुकसान होगा। दूसरा आता है आपके पास, संसाधनों का उचित उपयोग होता है, संसाधन जो होते हैं आपको उनका उचित उपयोग होता है। दूसरा यहाँ पर दिखाई देता है नौकरशाही की कमी। ठीक है, जो नौकरशाही है उसकी कमी, यानी कि नौकरशाही क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी, उसकी कमी देखने को मिलती है। इसी वजह से क्या होता है, सही से जो लोग होते हैं उनको सही सामान नहीं मिल पाता अपनी इच्छा अनुसार। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, तेजी से आर्थिक विकास होता है, समाज कल्याण, यानी आर्थिक विकास भी होता है और समाज का कल्याण भी होता है। और इसमें देखने को मिलता है कि सरकार पर बोझ पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है, तो रोजगार के सारे जो साधन है वो सरकार को ही जुटाने पड़ेंगे और लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। अब आता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको समाजवादी के गुण भी मिलेंगे और जो आपकी पूंजीवादी होती है उसके भी गुण मिलेंगे। इसी वजह से उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है उसको आप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका भारत है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। अब है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, उत्पादन के साधन निजी उद्यमियों के साथ साथ सरकार के स्वामित्व में भी होते हैं, यानी कि क्या आपको बनाना है इसमें सरकार भी आपको सुझाव दे सकती है और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी एक तरीके से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रोडक्ट को बना सकती हैं। तो दोनों की भागीदारी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस यहाँ पर कर सकते हैं अगर वो बिजनेस कानूनी रूप से ठीक है तो। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा, लाभ का उद्देश्य और सामाजिक कल्याण, यानी कि लाभ का उद्देश्य एक तरह सामाजिक कल्याण के लिए भी है और जो बिलीनियर्स हैं वो भी अपने हित में उस लाभ का उपयोग कर सकते हैं ताकि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को और ज़्यादा इस्टेब्लिश किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन एक देश में उभरें। और ये भी होता है जो ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं तो एक तरीके से बाहर से FDI को लाना, यानी कि जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है उसको भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मूल्य तंत्र और नियंत्रित मूल्य। दोनों क्षेत्रों की भागीदारी की वजह से मूल्य नियंत्रित रहता है, यानी कि जो आपका मूल्य है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट में ज़्यादा महंगाई आपको देखने को नहीं मिलेगी, बराबर कंपटीशन बना रहेगा क्योंकि आप दोनों की दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखने को मिलता है पूंजीवादी जो क्षेत्र होता है वहाँ पे इन्फ्लेशन कम होती है, मुद्रास्फीति महंगाई कम होती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में महंगाई कम होती है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बना रहता है। जब कंपटीशन होता है तो आपको सामान सस्ता बेचना पड़ता है, जिससे उपभोक्ता हम और आप जैसे लोगों का बहुत फायदा होता है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास एकाधिकार शक्ति का नियंत्रण। इसमें किसी एक क्षेत्र का एकाधिकार नहीं होता, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब किसी भी एक क्षेत्र पर आप ये नहीं है कि वो उपभोक्ता का नुकसान कर सके। उपभोक्ता मतलब जैसे हम और आप सामान खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें उनकी मर्जी पर सामान खरीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, उनमें छूट मिलती है हमें, बिग मेगा सेल्स चलती हैं जिसमें क्या होता है उपभोक्ता का बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। अब इसमें भी वही मेरिट और डिसमेरिट यानी कि गुण और दोष। पहले मैं पढ़ रहा हूँ आपके गुण, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, यानी निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, पहला आपका जो निजी क्षेत्र है उसको प्रोत्साहन मिला है, और इसको अस्थिरता यानी कि इतनी खुली छूट नहीं मिल पाती। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। पहले में खुली छूट मिलती है, दूसरे में खुली छूट नहीं मिलती है, स्थिर रहता है आपका। फिर देखने को मिलता है संसाधनों का इष्टतम उपयोग, यानी संसाधन उनका अच्छे से उपयोग किया जाता है। इसमें जो बोलते हैं क्षेत्रों की अप्रभाविता, मतलब जो दोनों क्षेत्र हैं साथ मिलकर उस तरीके से काम नहीं कर पाते जिस तरीके से करना चाहिए, जिस तरीके से रोजगार के साधन दे सकते हैं उस प्रकार से नहीं दे पाते। इसी वजह से जो आपकी रफ्तार है,
ठीक है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग जो आप बन सकते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो आप प्रभावी बन सकते हो वो नहीं बन पाते हो। इसमें सामाजिक कल्याण भी होता है, इसमें दक्षता की कमी देखी जाती है, स्किल्स, लोगों के पास स्किल्स नहीं होती हैं तो उनका कल्याण किस तरीके से होगा। अब फिर आता है आपका गुण में आर्थिक विकास होता है, इसमें बोलते हैं आर्थिक निर्णयों में विलंबन, यानी कि सरकार और कंपनी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा देर लगाती हैं, इसी वजह से जो आम आदमी उसका हास्य होता है या फिर उसका नुकसान होता है, जो आर्थिक स्थिति एक देश को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में योजना के लक्ष्य, मतलब क्या आप लक्ष्य रखते हो, तो देखने को मिलता है जीडीपी में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, गरीब जो लोग हैं वो अपलिफ्ट हों, ऊपर उठें, ठीक है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़े, और लोगों की जो दक्षता है यानी कि जो स्किल है वो भी बढ़े, और जो रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं उसमें नौकरी करने लायक युवा बढ़ सके। ठीक है, उनके पास इतनी दक्षता होनी चाहिए। जीडीपी में वृद्धि से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में वृद्धि से है। इसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि होना, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं में जब वृद्धि होगी तो देश आपका आगे बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका जीडीपी में वृद्धि दो तत्वों पर निर्भर करती है। पहला होता है देश के संसाधन आधार में वृद्धि हो। ठीक है, देश के संसाधन बढ़ते रहें, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो संसाधन भी बढ़ते रहने चाहिए। संसाधन नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, सोसाइटी में क्लैशेस, लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे, और जो रफ्तार से आप बढ़ने चाहिए वो नहीं बढ़ पाएंगे। उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा, जो आपकी एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, कृषि का जो क्षेत्र है, उसमें जो आपकी फूड कमोडिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और सभी लोगों को अन्न यानी खाद्य पदार्थ मिल पाएंगे। अब आता है आपका आधुनिकरण। आधुनिकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है ना, आधुनिकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसमें क्या होता है, जो आपकी प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आधुनिक देश ही आगे जाकर क्या करते हैं, विकसित हो पाते हैं। ठीक है, और आधुनिकरण से ही आप आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर आपके पास होगी तो आप आत्मनिर्भर होंगे, और आत्मनिर्भर जब आप होंगे तो दूसरों के ऊपर आपकी निर्भरता कम हो जाएगी। इससे आप पूरे के पूरे क्षेत्र में प्रभावी बनते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आत्मनिर्भर आप तभी बन पाएंगे जब प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे और सरकार सहायता करेगी और करप्शन कम होगा। ठीक है, तो आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है देश के लिए, ताकि वो क्या कर सके, पूरे के पूरे क्षेत्र यानी पूरे के पूरे रीजन में आगे बढ़े, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है, ये बताता है कि पूरे के पूरे देश में गरीबी कम हो रही है। नेक्स्ट आता है आपका लक्ष्यों की प्राप्ति। ठीक है, किस तरीके लक्ष्यों को आपको प्राप्त करना है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से मतलब है जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है वो बढ़ता रहना चाहिए, और साथ साथ जो आपके आयात और निर्यात है, ठीक है, उसमें भी वृद्धि होती रहनी चाहिए। मतलब आपका ट्रेड है वो भी बढ़ता रहना चाहिए, ऐसा नहीं है वो एक जगह पे आके रुक गया है, इससे क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके निर्यात हैं वो बढ़ते रहने चाहिए, दूसरे को जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं वो बढ़ते रहने चाहिए। अब क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। नियोजन यानी कि जो आपकी नीतियाँ होंगी, नियोजन से पहले की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय आय 0.5% था, जिसको आप क्या बोलते हो, वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, क्या बोलोगे, इसको स्थिर हो गया है, यानी स्टैग्नेंट है, स्थिर है। फिर देखने को मिलता है इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी, गतिहीन, जिसमें वृद्धि नहीं हो रही है। अब आता है पहली योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया वो 2.1 यानी कि रखा गया, और जो हमने प्राप्त किया वो 4.6 था, वो काफ़ी ज़्यादा था। अब आता है कृषि में सुधार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 1947 में आप आज़ाद होते हो, और आपको पता होता है 86% जो पॉपुलेशन है आपकी वो कहाँ रह रही है, विलेजेस में रह रही है, और 70% जो आपके लोग हैं, ठीक है, 70% जो लोग हैं आपको किस में लगे हैं, कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसी वजह से कृषि क्षेत्र को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा। तो कृषि के विकास में पंचवर्षीय योजनाओं का योगदान दो प्रकार से है। भूमि सुधार किए गए, ठीक है, भूमि सुधार करेंगे और सिंचाई की सुविधाएं करेंगे, जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि उपलब्ध कराएंगे। ये सारे जब आप काम करेंगे तो देश आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उनको देंगे, जैसे कि HYV सीड्स हैं,
डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी जब आप उनको प्रोवाइड करेंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी और देश में जो भुखमरी थी, जो फैमाइश यानी अकाल पड़ते थे, वैसी स्थिति कभी भी नहीं होगी। और आपके जो बफर स्टॉक हैं, यानी कि जहाँ पे आप ग्रेन्स को इकट्ठा करते हो, अनाज को इकट्ठा करते हो, वो बढ़ता चला जाएगा और आने वाले समय में आप उनका क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, यानी कि निर्यात करोगे। अब आता है आपका उद्योगों की वृद्धि और विविधीकरण, यानी कि जो उद्योग है वो भी बढ़ने चाहिए, जैसे कि लोहा एवं इस्पात, मशीनरी, रासायनिक खाद आदि, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। जब उद्योग लगते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, इससे राष्ट्र की छवि भी बढ़िया हो जाती है। ठीक है, एक राष्ट्र की छवि उस चीज़ पर भी निर्भर करती है कि वहाँ पर कितने उद्योग हैं और कितना वो राष्ट्रीय आय में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। उपभोक्ता वस्तु उद्योग के क्षेत्र में भी देश लगभग आत्मनिर्भर बन चुका है। ठीक है, क्या है इसमें भी ये देखने को मिलता है, जो उद्योग हैं, उद्योग यानी उपभोक्ता वस्तु मतलब जो आम चीज़ें जो बनाई जाती हैं अब देश में ही बनने लगी हैं और देश के लोग अपने देश की चीज़ें बनी हुई इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब पांचवा आता है आपके पास कि आर्थिक आधारभूत संरचना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस योजना के तहत ये पाया गया है कि देश में यातायात एवं संचार के साधन, सिंचाई की सुविधाएं एवं बिजली उत्पादन क्षमता, बैंकिंग एवं बीमा सुविधाएं आधारभूत संरचना के मुख्य तत्व हैं और इनमें महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय रेल देश में सबसे अधिक रोजगार सृजित करने वाली नेटवर्क बन चुकी थी, यानी कि भारतीय रेलवे से लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिला। लोहा एवं इस्पात, मशीनरी, रासायनिक, इन सबसे भी बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज लगी, इनसे भी लोगों को बहुत ज़्यादा क्या मिला, रोजगार मिला। उसी समय जो सरकार उसने बैंकिंग, बीमा, सिंचाई की सुविधाएं, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इससे क्या हो, आर्थिक स्थिति सुधरे और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो, क्योंकि ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये बताते हैं कि पूरा का पूरा देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको अच्छी ग्रोथ रेट चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको 7 से लेकर 9% या फिर 10% के बीच की ग्रोथ रेट चाहिए, तो ये सारे के सारे जो आपके इंडिकेटर्स हैं इन पे आपको काम करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से पूरी की पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। ठीक है, अब आता है लक्ष्यों की प्राप्ति। अब जो हमें लक्ष्य सेट किए, क्या उनकी प्राप्ति हो पाई और किस तरीके से उनको हमने आगे करा। ठीक है, हाँ, तो सामाजिक आधारभूत संरचना, इस योजना में स्वास्थ्य सुविधाएं, उन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, और जो मृत्यु दर है उसको किस तरीके से कम किया जाएगा और जीवन प्रत्याशा दर को, ठीक है, जीवन प्रत्याशा दर को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, इसको हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया, क्योंकि जब देश हमारा आज़ाद हुआ उस समय मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसको अगर हमने कम नहीं किया होता तो क्या होता, जो देश में जो जनसंख्या का संरचना है वो ठीक नहीं होती, इसी वजह से इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। तो कह सकते हो जो मेडिकल सेक्टर है उसके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस योजना में स्वास्थ्य शिक्षा को आपको ध्यान देना था और सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है और जीवन प्रत्याशा दर है उसको भी आगे बढ़ाना था। अब नेक्स्ट आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि जो आपको ट्रेड है उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया, किसने, पंचवर्षीय योजनाओं ने, मतलब पंचवर्षीय योजनाओं का क्या जो पंचवर्षीय योजना है आपकी उनका कितना महत्वपूर्ण रोल रहा इसमें। ठीक है, तो इस योजना में सन 1950 से 1990 के दौरान भारत के आयात तथा निर्यात के परिणाम मूल्य तथा रचना में महत्वपूर्ण बदलाव आया। भारत ने इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात करना आरंभ कर दिया, जो कि भारत की औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभरने का संकेत था, यानी कि भारत एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभरने लगा, इंजीनियरिंग जैसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने लगा और भारत की छवि पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से बढ़िया होने लगी। ठीक है, अब क्या है, योजना की जो विफलताएं रही वो विफलताएं क्या थी। ठीक है, विफलताओं की अगर बात की जाए तो विफलता है निर्धनता में विफलता, यानी कि जो निर्धनता है यानी गरीबी है उसको हम कम नहीं कर पाए। ठीक है, इस पर थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा थी इसलिए ध्यान नहीं ज़्यादा इसको कम नहीं कर पाए। दूसरा ये भी है जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, इसको भी कम नहीं कर पाए। फिर आता है बेरोजगारी के संकट को हटाने में विफल रहे, मतलब बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको सही से हम रेगुलेट नहीं कर पाए, सभी लोगों को जो होता है आपका क्या रोजगार के जो साधन है सभी को उपलब्ध नहीं करा पाए। अब आता है आपके विकास की प्रक्रिया में गति लाने के लिए आवश्यक आर्थिक तथा सामाजिक आधारित संरचना को उन्नत करने में विफल रहे। जिस तरीके की
हमें करना चाहिए था, अपने रिफॉर्म्स करने चाहिए थे, उस तरीके की रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, सभी लोगों को रोज़गार से नहीं जोड़ पाए। इसी वजह से हम उतनी प्रगति नहीं कर पाए जितने हमारे जो पड़ोसी देश जैसे कि चाइना है उसने कर पाया। तो देखने को मिलता है हम और अच्छा कर सकते थे, उतना हम नहीं कर पाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने तरक्की नहीं की, पर उस स्पीड से नहीं की जिस स्पीड से हम कर सकते थे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। अगर आपका कोई भी डाउट होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो मैं ज़रूर आपके लिए एक और वीडियो इसमें बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।